हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आर्यभट्ट के जीवन, उनकी रचनाओं और उनका मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका गणित में क्या योगदान है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। यदि आप पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पटना के निकट कुसुमपुर में हुआ था। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में लिखा है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कलयुग के 3600 वर्ष बीत जाने के बाद की और इसे लिखते समय उनकी आयु 23 वर्ष है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3101 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। इसका मतलब आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इस तरह आर्यभट्ट ने अपने जन्म की सुस्पष्ट सूचना देने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक थे। उनके जन्म काल के बारे में तो सही जानकारी थी, पर उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ इतिहासकार उन्हें पटना के निकट कुसुमपुर के निवासी मानते हैं, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म पटना में कुसुमपुर में न होकर केरल में हुआ था। वो उनको केरल निवासी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनका मत है कि केरल में आज भी आर्यभट्ट द्वारा बनाई गई कैलेंडर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यभट्ट प्रथम केरल के निवासी रहे होंगे। आर्यभट्ट का जन्म भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय से प्रभावित होकर राजा बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे या उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की, परंतु वर्तमान समय में उनके केवल 4 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जो कि है आर्यभट्टीय, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। जो आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ है ये पूरा उपलब्ध नहीं है, इसके केवल 34 श्लोक ही ज्ञात हैं। आर्यभट्टीय में 121 श्लोक है जो कि 4 भागों में विभाजित है। दशगीतिका, गणित पद, काल क्रिया और गोल पद। दशगीतिका भाग में सिर्फ 13 श्लोक है और इन श्लोकों में ब्रह्मा और परब्रह्मा की वंदना के बाद सूर्य, चंद्रमा समेत 5 ग्रहों, हिंदू काल गणना और त्रिकोणमिति की चर्चा की गई है। गणित पद भाग में कुल 33 श्लोक है और इन श्लोकों में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के बारे में जानकारी दी गई है। इसका तीसरा भाग काल क्रिया है, जो कि समय और इसके माप से संबंधित है। काल क्रिया भाग के 25 श्लोकों में हिंदू काल गणना समेत ग्रहों की गतियों पर जानकारी दी गई है। इनकी नेक्स्ट रचना गोल पद है, जो कि गोलीय वस्तुओं से संबंधित है। गोल पद में 50 श्लोक है जिसमें स्पेस साइंस से जुड़ी जानकारी है। इसमें ग्रहों की गतियों और सूर्य से दूरी समेत यह जानकारी दी गई है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो कि असल लंबाई से सिर्फ 0.2% कम है। आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई थी। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, परंतु इसका 99% हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित है। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में बताया कि ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है
और उनका बताया हुआ मान वर्तमान मान से मिलता जुलता है। आर्यभट्ट ने एक दिन की लंबाई और एक साल की लंबाई के बारे में भी बताया था, जो कि जो वर्तमान मान है उससे मिलता जुलता ही है। आर्यभट्ट ने तारों के सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया था कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो असल से सिर्फ 0.86 सेकंड कम है। और आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर होती है, जो कि आधुनिक गणना 365.25636 के लगभग बराबर है। आर्यभट्ट ने लेटर सिस्टम का आविष्कार किया। इसमें स्वरों और व्यंजनों का उपयोग संख्याओं के स्थान पर किया गया, जैसे क ख ग घ आदि का उपयोग 1 2 3 4 के लिए किया गया। य र ल व श का उपयोग 30 40 50 60 70 के लिए किया गया। आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 अंकों 3.1416 तक सही बताया था। आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति के साइन और कोसाइन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने इसे जया और कोजया कहा है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, गोला आदि का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियां और सूत्रों आदि का भी वर्णन किया है। बीजगणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का विशेष योगदान रहा है। बीजगणित की राशियों का योग करना, उनको गुणा भाग करना, जो भिन्न होती है उनका गुणा भाग करना, बीजगणित के साधारण फॉर्मूले जैसे कि a+b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab तथा भिन्न भिन्न प्रकार की बीजगणित की जो समीकरण होती है उनको हल करने की विधि आर्यभट्टीय में दी गई है। आर्यभट्ट ने समानांतर श्रेणी को हल करने का सूत्र दिया और इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया। n प्राकृत संख्याओं का योग सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 2। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसको निकालने का फॉर्मूला दिया n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसको निकालने का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तो थे ही, साथ में वो खगोल विज्ञानी भी थे। वो ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऐसा माना जाता है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में भी ज्ञान रखते थे। आर्यभट्ट का एक और महत्वपूर्ण योगदान जीरो की खोज करना है। किसी भी नंबर के आगे जीरो ऐड करके उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आर्यभट्ट आधुनिक गणित की नींव डालने वाले अग्रदूत थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत की। इन्हें गणित शास्त्र रूपी आकाश में चमकते सितारे की भांति हमेशा याद किया जाएगा। इस वीडियो में हमने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।